हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम DLED सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के लघु प्रश्नों को सोल्व करेंगे। दोस्तों, लघु प्रश्नों को सोल्व करने का फायदा ये होता है कि आपके उन्हीं के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट दोनों कवर हो जाते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट के सभी लघु प्रश्नों को लगा लेते हैं तो ये समझिए आपके अपने आप ही वेरी शॉर्ट और MCQ बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने लघु प्रश्नों की सीरीज शुरू कर दी है। इससे पहले लेकिन हमने बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आपको खूब सारे अच्छे क्वेश्चंस वहां पर मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, और सभी क्लासेस की PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती है। सो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं फिर अपनी आज की क्लास की। वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए कि भाई वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि वायु प्रदूषण होता क्या है, फिर उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं और दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इन सभी के बारे में इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। आपके एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है। तो वायु जीवन का आधार होती है। वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% तथा अन्य गैसें होती है 0.07%। दोस्तों, आपको जो अनुपात दिया गया है आप इसको प्लीज कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन की हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा है। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना। ओके, तो वायु में सभी गैसें उचित अनुपात में रहती हैं। यदि किन्हीं गैसों का या किन्हीं कारण से किसी गैस की मात्रा वायु में कम या अधिक होती है तो वायु का संतुलन बिगड़ जाता है, और वायु के संतुलन बिगड़ने को ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अगर हवा का या वायु का अनुपात होता है, जो संतुलन होता है सभी के अनुपात का, अगर वो बिगड़ जाता है तो उसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या होंगे, यानी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, किस वजह से फैलता है। ठीक है, तो पहले अगर बात करें, वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण अधिक होता है। इसके साथ साथ प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। अतः वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है। पहला क्या है? वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत कैसे होता है? जैसे पॉलीथीन का यूज करना है, पॉलीथीन को जलाना, ठीक है, और भूसा जलाना, खेतों में फसलों को ऐसे ही जला देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों का प्रयोग करना, ये सभी क्या होते हैं? वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। और राइट गाइस, और अगर बात करें प्राकृतिक स्रोत कैसे होते हैं, जैसे जंगल में अपने आप से आग लग जाती है, ठीक है, किसी ने लगाई नहीं है लेकिन प्राकृतिक स्रोत है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, यानी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं अगर वायु प्रदूषण होता है तो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे व्यक्ति में कैंसर, दमा, क्षय रोग आदि बीमारियां हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की जो है मात्रा बढ़ जाती है वायु में, उससे व्यक्ति को मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। उसको कैंसर, दमा, क्षय रोग आदि बीमारियां भी हो जाती है। अगला पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी विभिन्न बीमारियां हो जाती है, जैसे दमा, खांसी आदि। ये सभी भी वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव है। अगला है, कार्बन पदार्थों की अधिकता तथा धुआं से कैंसर एवं क्षय रोग हो जाता है। ओके, और देखें तो ओजोन परत पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ओजोन के प्रभाव से आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी, त्वचा कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने भयानक दुष्प्रभाव होते हैं वायु प्रदूषण के। ओके, अब चलिए, वायु प्रदूषण की हमने बात कर ली है। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण क्या होता है, इसके
कितने स्रोत होते हैं और उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे। आपसे वेरी शॉर्ट की अगर बात करें, वहां आपसे इतना पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण के कोई भी 2 स्रोत बताइए, तो इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से ही। ठीक है, चलिए जल प्रदूषण जान लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जल में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थों एवं गैसों के निश्चित अनुपात में कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं? जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। जैसे जल प्रदूषण एक महत्वपूर्ण स्रोत कारखाने हैं। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कारखाने हैं। कारखाने से जो जितना भी मलबा निकलता है वह मलबा नदियों में बहा दिया जाता है, वह कचरा नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण फैलता है। ठीक है, पहला तो सोर्स आपने देख लिया। दूसरा अगर बात करें कीटनाशक का यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वह भी जल प्रदूषण का स्रोत बनता है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एलिड्रिन, डीडीटी आदि पदार्थ वर्षा के साथ जल में बहकर चले जाते हैं नदियों में और फिर वहाँ के जल को कर देते हैं प्रदूषित। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। और अगर बात करें तो रेडियोधर्मिता भी जल प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि के जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है और इस प्रकार जल प्रदूषित होता है। यानी जब कच्चा तेल निकालते हैं और उसको भरते हैं टैंकर वगैरह में, फिर उसको लेकर के आता है, अगर वो उसमें गिर जाता है समुद्र में वापस, तो पूरे समुद्र का जल दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी इसके कारण हैं। और अगर बात करें दुष्प्रभाव क्या पड़ेंगे इससे, जल प्रदूषण के होने से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, उनकी बात करें तो चलिए वे भी देख लेते हैं। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे तथा अन्य जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, पेचिश, क्षय रोग जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, पीलिया आदि। प्रदूषित जल में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु और विषाणु एवं हानिकारक कृमि एवं उनके अंडे पाए जाते हैं, जो मनुष्य के लिए बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं दुष्प्रभाव जल प्रदूषण के होने के। आगे बात करें, आगे बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाढ़ क्या है, यह किन कारणों से आती है। ठीक है, बाढ़ क्या है और क्या कारण है बाढ़ के आने के। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखेंगे बाढ़ क्या है। अतिवृष्टि के कारण, अतिवृष्टि क्या होती है? जब ज्यादा वर्षा हो जाती है, जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, उसकी अधिकता हो जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं? उसे बाढ़ कह देते हैं। ठीक है, और बाढ़ के कारण क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला है भारी वर्षा तथा चक्रवात बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण है, और अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देन अगर बात करें, भारत में पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से आने वाले चक्रवातों से भयानक बाढ़ आ जाती है, यहाँ भी आपने देख लिया। फिर अगर बात करें, नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और रेत एवं बजरी जमा होने पर नदी तल ऊंचा उठ जाता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो ये सभी कुछ कारण हुए। ठीक है, और जल की निकासी की अगर सही व्यवस्था न हो तो भी बाढ़ आ सकती है। हमने बाढ़ के बारे में जान लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में बनते हैं, तो अब जानकारी जरूर होनी चाहिए कि सूखा क्या होता है। ठीक है, या सूखा प्राकृतिक आपदा से कैसे बचाव किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उसकी बात करें तो चलिए वो भी जान लेते हैं। सूखा दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा का आश्रय बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी से होता है। जल की कमी के कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, उसे सूखा कहा जाता है, और यह एक कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है या कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बचाव के उपाय अगर अपनाने हैं तो वो भी देख लीजिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा जल, धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। फसलों के हेरफेर में या इसकी विधि को अपनाकर ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सके। ठीक है, ऐसी खेती करें तो हम इससे बच सकते हैं। ओके, और क्या बचाव के क्या साधन हो सकते हैं? जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जाए और नहरों को पक्का करने पर, जिससे पानी जो है पानी ज़्यादा नष्ट ना हो। ठीक है, पानी ज़्यादा नष्ट ना हो तो नहरों को पक्का किया जाए और शुष्क भागों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी एवं पशुओं हेतु चारे का प्रबंध भी किया जाए। तो ये सभी होते हैं जो कुछ उपाय हमें अपनाने चाहिए सूखे से बचने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा लिखे हैं, आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें से भी एक दो कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नदियों में स्थान स्थान पर बांध बनाकर जल की रुकावट की जानी चाहिए। ठीक है, तो 3 या 4 आप अपने एग्जाम में लिखेंगे उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ लॉन्ग नहीं आते। आपके एग्जाम पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, तो उसमें आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, लिमिटेड लिखना है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उसके स्रोत और दुष्प्रभाव भी बताइए। चलिए जी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, साधारण वार्तालाप की ध्वनि से अधिक तेज ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि होती है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पहला तो है उद्योग धंधे तथा मशीन। ठीक है, बहुत जोर जोर से उनसे क्या होती है? ध्वनि निकलती है तो शोर में बदल जाती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरा है परिवहन के साधन, जैसे वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के भी कारण है। मनोरंजन के साधन, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, टेलीविजन और डीजे तो इसमें दिया ही नहीं, डीजे भी तो होता है। ठीक है, ये सभी। अब आपको ये समझ में आ गया ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है और दुष्प्रभाव क्या है, उसके बारे में अब जानेंगे। स्रोत हमने देख लिया है कि कौन कौन से होते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है और उसके कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग तथा बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं और अत्यधिक शोर का प्रभाव मानव की स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। बताइए, देखिए आंखों को भी प्रभावित करता है और रंगों की पहचान करने जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। ठीक है, रंगों की पहचान करने में भी कमी आ जाती है और शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य की कर्ण केंद्रियों के लिए हानिकारक होती है। कर्ण केंद्रिय यानी कानों की जो इंद्रियां होती है उनके लिए हानिकारक होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों मृदा प्रदूषण के बारे में। यहाँ से आपका कोई एक न एक प्रश्न आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है और इसके स्रोत व दुष्प्रभाव दोनों ही एक साथ समझ लेंगे। प्रदूषित वायु, जल, कीटनाशक पदार्थों की अधिकता तथा घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने पर मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है और इसी को हम क्या कह देते हैं? मृदा प्रदूषण। हवा का संतुलन बिगड़ा तो वायु प्रदूषण, मिट्टी का बिगड़ा तो मृदा प्रदूषण, पानी का बिगड़ा तो जल प्रदूषण। ठीक है, सभी चीज़ें इस तरीके से होती है। नॉर्मल से कुछ भी ज़्यादा या कम हो तो वहाँ फिर ये पॉल्यूशन के ही सोर्स बन जाते हैं। क्या क्या साधन होते हैं सॉइल इरोजन के? तो चलिए देखते हैं। नगर पालिका से निकला अपशिष्ट, जो कूड़ा कचरा होता है वह, कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ और कृषि अपशिष्ट, कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक रसायन, ये सभी क्या करते हैं? मृदा प्रदूषित करते हैं। आजकल उद्योग में लाई जाने वाली जो पॉलीथीन होती है यह भी मृदा प्रदूषण का कारण है। घरेलू अपशिष्ट भी कुछ होते हैं जैसे कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट, ये सभी मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। और बात करें दुष्प्रभाव क्या होता है मृदा प्रदूषण से, तो चलिए जानते हैं। मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिल जाता है और गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट तथा मक्खियां पनप
लगती है जो रोगों को फैलने में सहायता करती है। तो आप समझ गए कि सोयल पोल्यूशन किस तरीके से प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है, शायद 2019 में ही पूछा गया है। भूकंप से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे। फिर भूकंप धरातल से ऊपरी भाग की वह कंपन स्थिति है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण आता है। कैसे आता है? जब पृथ्वी में कंपन होती है तो भूकंप आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ज्वालामुखी क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आपसे दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी के प्रकार बताइए कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम ये भी जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है और उसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। जब धरती को फाड़कर वाष्प, राख, धुआं तथा गैसें बाहर निकलती है तो इस क्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों ने दी है। एक भूगोल वेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंकुआकार पर्वत होता है। कैसा? शंकुआकार। शंकुआकार कैसा होता है? इस तरीके से, ठीक है, शंकुआकार पर्वत होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है दोस्तों। और जो भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण, वाष्प, गैसों, लावा, अन्य चट्टानों के पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से इसमें नली बनी होती है, ठीक है, जहाँ से वो सभी अपशिष्ट बाहर निकलते हैं, पृथ्वी पर फैल जाते हैं। और कैडनर के अनुसार क्या होता है? इन्होंने ज्वालामुखी की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि ज्वालामुखी एक सपाट शंकु है जो एक नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है। यह भूगर्भ से गैस, ठोस तथा जले हुए पदार्थों को बाहर निकालने में विकास का कार्य संपन्न करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई परिभाषा। तो चलिए अब हम प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहली अगर बात करें सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे होते हैं प्रसूत ज्वालामुखी और तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, विलुप्त ज्वालामुखी। देखते हैं इनमें क्या अंतर है तीनों के बीच। सक्रिय ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है, यानी ये सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, बार बार फटते रहते हैं। इनका मुख हमेशा ही खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं एवं अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं और शंकु का निर्माण होता रहता है। समझ में आ गया आपको पहला पॉइंट, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। अब बात करेंगे प्रसूत ज्वालामुखी। प्रसूत ज्वालामुखी में दीर्घ काल में से विस्फोट नहीं हुआ होता है। ठीक है, मतलब लंबे समय से शांत रहेगा, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। ये जब भी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो धन जन की बहुत हानि होती है, क्योंकि बहुत हानिकारक होते हैं ये। इसके मुख से गैसें तथा वाष्प निकला करती हैं। और जब बात करें विलुप्त ज्वालामुखी की, तो विलुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद होते हैं। ठीक है, बंद होते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, संभावना नहीं होती है, लेकिन बहुत ही सालों बाद ऐसा कभी देखने को मिलता है, हजारों सालों बाद, कि मिट्टी का मुख फट करके लावा आदि बाहर निकल जाता है और पदार्थ से बंद हो जाता है फिर से, और मुख का गहरा क्षेत्रफल कालांतर में झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आपको तीनों के बारे में पता चल गया, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसूत ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या है कि छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है आपके। ठीक है, तो पहले तो जानेंगे छाया, देन परछाया की बात करेंगे या उपछाया की बात करेंगे। छाया को इंग्लिश में कहते हैं शैडो। किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु को, तो वस्तु को आर पार से रोक देती है। ठीक है, अगर प्रकाश के मार्ग में वस्तु रख देते हैं जो अपारदर्शी हो, तो वह प्रकाश को आर पार जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, यानी अंधेरा होता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। और परछाया क्या होते हैं, जिसको अम्बरा के नाम से जाना जाता है परछाया और उपछाया।
वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है, ठीक है, जो अधिक काला होता है उसको तो कहते हैं परछाया, तथा परछाया के चारों ओर सीमावर्ती जो भाग होता है वह कम काला होता है, उसमें कम परछाई होती है, उसको कहते हैं उपछाया, ठीक है। फिनम्ब्रा, तो आपको दोनों के बीच में समझ आ गया होगा डिफरेंस, ठीक है। अब चलिए, अब हम जानेंगे अगला प्रश्न आपका 2015 में ही आपके पेपर में आया हुआ है, आंधी के क्या लक्षण हैं? आंधी के लक्षण बताइए। तो अधिकतर यह देखा जाता है कि प्राय पवनें या वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है। यही हवाएं विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से विकसित रूप धारण कर लेती है, यही आंधी होती है, ठीक है। जब यह विकराल रूप धारण कर लेती है बहुत, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं? इसको ही आंधी के रूप में जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत भरी होती है। इससे पेड़ पौधे एवं जन धन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत हेतु बहुत ही भयानक स्थिति पैदा भी हो जाती है आंधी के कारण, ठीक है। रगड़ लगने से आग लग जाती है पेड़ों के आपस में। इतनी बातें आपको समझ में आती है। चलिए, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी कवर करेंगे, 2015 में ही पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 समस्थानों का स्थान पर प्रकाश डालिए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। समस्थानिक कहलाते हैं, यानी जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो और एक ही तत्व, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे समस्थानिक, जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। रेबीज रोग के लक्षण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। रेबीज रोग के लक्षण कैसे होते हैं? रोगी व्यक्ति के गले में भयंकर पीड़ा होती है तथा उसमें कुछ निगलने की क्षमता नहीं रहती, ठीक है, कुछ भी वह खा नहीं सकता। रोगी व्यक्ति पानी से डरने लगता है। रोगी व्यक्ति कभी कभी अत्यंत आक्रामक भी हो जाता है, यानी बहुत गुस्सैल हो जाता है। और दोस्तों, एक बात आप बताएं कि रेबीज जो रोग है, बीमारी है, ये कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है रेबीज बीमारी? तो ये कुत्ते के काटने से होती है। जिसको कुत्ता काट लेता है, अगर उसको सही समय पर इंजेक्शन ना लगवाया जाए तो उसको बीमारी हो जाती है रेबीज, ठीक है। इसमें पानी से डर लगने लगता है और कुछ भी निगलने की क्षमता खत्म हो जाती है, बहुत ही भयंकर पीड़ा होती है गले में। इस प्रकार ये इसके लक्षण हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।